ताजमहल के छिपे रहस्य, एक रहस्यमय कहानी। क्या आपने कभी ताजमहल को देखकर सोचा है कि इसमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सदियों से इसमें गुप्त संदेश और प्रतीक छिपे हुए हैं? आइए मेरे साथ ताजमहल के डिजाइन के रहस्यों को उजागर करें। सदियों से ताजमहल प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी शानदार वास्तुकला के नीचे छिपे हुए सुरागों की एक दुनिया खोजे जाने का इंतजार कर रही है। यह कहानी ताजमहल के डिजाइन के पीछे छिपे अर्थों को उजागर करेगी, तथ्यों को कल्पना और मिथक से अलग करेगी। ताजमहल के बारे में आपकी धारणा को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। यह प्रतिष्ठित स्मारक सिर्फ एक लुभावनी मकबरा नहीं है, यह गुप्त संदेशों और प्रतीकों की एक उत्कृष्ट कृति है। आइए मेरे साथ इन गुप्त सुरागों को डिकोड करें और इस स्थापत्य चमत्कार की एक नई समझ की खोज करें। दिल्ली की तपती गर्मी में एक पुरानी किताब की दुकान की धूल भरी अलमारियों के बीच डॉ आर्यन शर्मा को एक अजीबोगरीब पांडुलिपि मिली। आर्यन, एक युवा और जुनूनी पुरातत्वविद, हमेशा से भारत के प्राचीन स्मारकों के रहस्यों में डूबे रहते थे। लेकिन यह पांडुलिपि कुछ और ही थी। यह मुगल काल की हस्तलिखित डायरी थी, जो शाहजहां के एक गुमनाम दरबारी द्वारा लिखी गई थी। डायरी में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत विवरण था, लेकिन कुछ ऐसे अंश थे जो आर्यन की उत्सुकता को जगा रहे थे। ताजमहल, डायरी में लिखा था, केवल एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक पहेली है, एक कोर है जो समय के साथ अपनी सच्चाई को उजागर करेगा। आर्यन ने कई बार ताजमहल का दौरा किया था, उसकी भव्यता और समरूपता से मंत्रमुग्ध होकर। लेकिन इस डायरी ने उसे एक नई दृष्टि दी। क्या वाकई इस भव्य संरचना में कोई गहरा रहस्य छिपा था? उसने डायरी के हर शब्द को पढ़ना शुरू किया। इसमें अजीबोगरीब रेखाचित्र थे, ज्यामितीय आकृतियां थीं जो ताजमहल के सामान्य नक्शों से मेल नहीं खाती थीं। कुछ पृष्ठों पर उर्दू और फारसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रतीक भी थे जो किसी ज्ञात भाषा से संबंधित नहीं थे। आर्यन को लगा कि वह किसी बड़े रहस्य के मुहाने पर खड़ा है। उसने अपनी शोध यात्रा ताजमहल से शुरू की। आगरा पहुंचकर उसने सीधे उस संगमरमरी चमत्कार की ओर रुख किया। इस बार उसकी आंखें सिर्फ सौंदर्य को नहीं, बल्कि सुरागों को तलाश रही थीं। उसने मीनारों को देखा, मुख्य गुंबद को, और फिर उन जटिल नक्काशीदार फूलों को जो संगमरमर में जड़े हुए थे। डायरी में एक जगह पर एक विशेष फूल का उल्लेख था, कमल का फूल, जो उल्टा है। आर्यन ने ध्यान से देखा। मुख्य मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर एक कमल का फूल था, जिसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर झुकी हुई थीं। यह असामान्य था। आमतौर पर कमल ऊपर की ओर खिलता है। यह पहला सुराग था। आर्यन ने डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उस उल्टे कमल के फूल के पास की नक्काशी को ध्यान से देखा। वहां, लगभग अदृश्य रूप से, एक छोटा सा निशान था, एक बिंदी और उसके चारों ओर 3 वृत्त। यह निशान डायरी में कई बार दोहराया गया था। आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने ताजमहल के चारों ओर बनी मस्जिदों और जवाब, मेहमानखाना का भी बारीकी से अध्ययन किया। डायरी में एक और जगह लिखा था, सूर्य की पहली किरणें जब मुख्य गुंबद पर पड़ती है तो एक छाया बनती है जो एक विशेष बिंदु की ओर इशारा करती है। आर्यन ने अगले दिन सुबह सुबह ताजमहल पहुंचने का फैसला किया। अगली सुबह सूर्योदय के समय आर्यन ने देखा कि जैसे ही सूरज की किरणें गुंबद पर पड़ी, एक लंबी छाया बनी जो मुख्य मकबरे के पूर्वी हिस्से की ओर इशारा कर रही थी। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया। पूर्वी दीवार पर, जहां छाया खत्म हो रही थी, वहां एक और कमल का फूल था, लेकिन इस बार वह सीधा था और उसकी पंखुड़ियां ऊपर की ओर थीं। इस फूल के ठीक नीचे वही बिंदी और 3 वृत्त वाला निशान था। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। यह कोई संयोग नहीं था। उसने डायरी में वर्णित अगले सुराग की ओर देखा। जब 2 कमल मिलते हैं तो तीसरा द्वार खुलता है। डायरी में एक नक्शा था जिसमें ताजमहल के मुख्य द्वार से लेकर मकबरे तक के रास्ते पर कुछ बिंदु चिह्नित थे। आर्यन ने उन बिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। 2 उल्टे और सीधे कमल के फूलों के बीच एक काल्पनिक रेखा खींचने पर वह रेखा मुख्य मकबरे के केंद्रीय कक्ष की ओर जा रही थी, जहां मुमताज महल की कब्र थी। आर्यन ने उस कक्ष में प्रवेश किया। वह जानता था कि असली कब्रें नीचे तहखाने में है और ऊपर की कब्रें केवल प्रतीकात्मक है। डायरी में एक और रहस्यमय वाक्य था, सत्य हमेशा नीचे छिपा होता है। आर्यन ने तहखाने में जाने की अनुमति ली। वहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें थीं। उसने टॉर्च की रोशनी में दीवारों को स्कैन किया। दीवारों पर भी वही जटिल नक्काशी थी, लेकिन यहां कुछ अलग था। एक जगह पर एक छोटी सी दरार थी जो संगमरमर के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी।
उसने अपनी उंगलियों से उसे टटोला। यह एक छोटी सी खाली जगह थी। डायरी में एक पहेली थी। जब प्रेम की गहराई को मापोगे तो वह द्वार खुलेगा जहां समय ठहर जाता है। आर्य ने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसने कब्रों को देखा। मुमताज महल की कब्र पर 99 नाम खुदे हुए थे, जो अल्लाह के नाम थे। शाहजहां की कब्र पर भी कुछ छंद खुदे हुए थे। आर्यन ने अचानक याद किया कि डायरी में एक जगह पर 99 फीट अंक का विशेष उल्लेख था, और उसके साथ 7 फीट अंक का भी। ताजमहल में कई जगह 7 फीट का महत्व दिखता था। मुख्य गुंबद की ऊंचाई, मीनारों की संख्या, यदि आप उन्हें एक विशेष कोण से देखें, और कुछ ज्यामितीय पैटर्न में। उसने 99 और 7 के संयोजन को उस दरार के पास खोजने की कोशिश की। दरार के ठीक ऊपर एक नक्काशीदार पैनल था जिसमें 99 छोटे छोटे फूल बने थे। उनमें से एक फूल थोड़ा अलग था, उसकी पंखुड़ियां 7 थीं, जबकि बाकियों की 8 या 9। आर्यन ने उस 7 पंखुड़ियों वाले फूल को छुआ। और फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। दरार थोड़ी और खुल गई। उसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, जो सदियों की धूल से ढका हुआ था। आर्यन ने उसे बाहर निकाला। बक्सा पुराना था, लेकिन अच्छी तरह से संरक्षित था। उसने उसे खोला। अंदर एक और पांडुलिपि थी, जो पहली वाली से भी पुरानी लग रही थी। यह चमड़े के पन्नों पर लिखी थी, और इसकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी। इसके साथ एक छोटी सी चांदी की चाबी भी थी। इस नई पांडुलिपि में ताजमहल के निर्माण के पीछे का असली उद्देश्य लिखा था। यह सिर्फ प्रेम का स्मारक नहीं था, बल्कि एक विशाल खगोलीय वेधशाला थी, जिसे सितारों और ग्रहों की गति को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ताजमहल का हर कोना, हर नक्काशी एक खगोलीय घटना या एक विशेष नक्षत्र को दर्शाती थी। उल्टे कमल के फूल, सूर्य की छाया, और यहां तक कि 99 और 7 के अंक भी खगोलीय गणनाओं से संबंधित थे। पांडुलिपि में एक नक्शा भी था, जो ताजमहल के नीचे एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। यह कक्ष मुख्य मकबरे के ठीक नीचे था, और वहां तक पहुंचने का रास्ता एक छिपे हुए दरवाजे से था, जिसे चांदी की चाबी से खोला जा सकता था। आर्यन ने तुरंत उस छिपे हुए दरवाजे को खोजने का फैसला किया। नक्शे के अनुसार दरवाजा मुख्य मकबरे के तहखाने के पश्चिमी कोने में था। उसने उस कोने की दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक बड़ी संगमरमरी स्लैब थी, जो बाकी दीवारों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसने चांदी की चाबी को स्लैब पर बने एक छोटे से छेद में डाला और घुमाया। एक धीमी, भारी आवाज के साथ स्लैब एक तरफ खिसक गई, जिससे एक अंधेरा, संकरा रास्ता खुल गया। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी और स्थिर थी, सदियों से अछूती। रास्ता एक बड़े कक्ष में खुलता था। कक्ष के बीच में एक विशाल संगमरमरी गोला था, जिस पर जटिल खगोलीय चार्ट और नक्षत्रों के चित्र उकेरे हुए थे। यह एक प्राचीन आकाशीय ग्लोब था, जो घूम सकता था। कक्ष की दीवारों पर भी खगोलीय गणनाएं और ज्योतिषीय प्रतीक बने हुए थे। आर्यन को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर था जहां सदियों से कोई नहीं आया था। यह ताजमहल का असली रहस्य था। एक प्रेम स्मारक के रूप में इसकी पहचान सिर्फ एक आवरण थी, ताकि इसका असली उद्देश्य एक खगोलीय वेधशाला के रूप में गुप्त रहे। शायद उस समय के शासक नहीं चाहते थे कि आम जनता इन गूढ़ ज्ञान तक पहुंचे। पांडुलिपि में आगे लिखा था कि इस कक्ष में एक ऐसा यंत्र था जो भविष्य की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था, जो सितारों की चाल पर आधारित था। आर्यन ने ग्लोब के पास एक और छोटा सा यंत्र देखा, जो एक जटिल घड़ी जैसा दिखता था। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। कोई आ रहा था। आर्यन ने तुरंत बक्से और पांडुलिपियों को अपने बैग में रखा और छिपे हुए दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। लेकिन आवाजें करीब आ रही थीं। उसने सुना कि कुछ लोग तहखाने में प्रवेश कर रहे थे। हमें पता है कि तुम यहां हो, डॉ. शर्मा, एक भारी आवाज गूंजी। आर्यन को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? उसने जल्दी से ग्लोब के पीछे छिपने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और 2 लोग अंदर आए। वे काले कपड़ों में थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। उनके हाथों में टॉर्च थीं। तुमने वह पा लिया है ना? उनमें से एक ने पूछा। वह ज्ञान जो सदियों से छिपा हुआ है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? हम संरक्षक हैं, दूसरे ने कहा। उस ज्ञान के संरक्षक, जिसे आम लोगों से दूर रखा जाना चाहिए। आर्यन को एहसास हुआ कि वह किसी गुप्त समाज के जाल में फंस गया था। वे नहीं चाहते थे कि ताजमहल का असली रहस्य उजागर हो। यह ज्ञान सबका है, आर्यन ने कहा। इसे छिपाकर क्यों रखा गया है?
क्योंकि कुछ सच्चाइयां बहुत शक्तिशाली होती है। डॉ शर्मा, पहले व्यक्ति ने कहा, और शक्ति को नियंत्रित करना पड़ता है। वे आर्यन की ओर बढ़ने लगे। आर्यन जानता था कि उसे भागना होगा। उसने अपनी टॉर्च को उनकी आंखों पर चमकाया और अंधेरे में भागने की कोशिश की। वह जानता था कि इस कक्ष में एक और निकास होना चाहिए, जैसा कि पांडुलिपि में संकेत दिया गया था। उसने ग्लोब को घुमाया और एक दीवार पर एक और छोटा सा दरवाजा खुल गया, जो एक संकरी सुरंग की ओर जाता था। आर्यन उसमें कूद गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने सुना कि वे लोग उसे पुकार रहे थे, लेकिन वह भागता रहा। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। अंत में, वह एक छोटे से गुप्त बगीचे में निकली, जो ताजमहल परिसर के बाहर था, लेकिन मुख्य दीवारों से छिपा हुआ था। आर्यन बाहर निकला और उसने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने एक बड़ा रहस्य उजागर कर लिया है, और अब उसे इसे दुनिया के सामने लाना था। लेकिन उसे यह भी पता था कि संरक्षक उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ताजमहल ने उसे सिर्फ एक रहस्य नहीं दिया था, बल्कि एक नई चुनौती भी दी थी, सत्य को उजागर करने की चुनौती, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने अपने बैग में रखी पांडुलिपियों को कसकर पकड़ा। ताजमहल, प्रेम का प्रतीक, अब उसके लिए ज्ञान और रहस्य का प्रतीक बन गया था। और वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए दृढ़ था, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े।